स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए सेशन में। और आज के जो हमारे गेस्ट है काफी खास गेस्ट हैं, क्योंकि आपने इन्हें काफी बड़े बड़े चैनल्स में देखा होगा। आज ये हमारे गरीब खाने में भी पधारे हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं गुंजन मेहरा जी का, और उसके बाद फिर करेंगे चर्चा हम ऐसे किस्सों के बारे में जिनको सुनने के लिए आप हमेशा मेरे चैनल पर आते हैं। तो स्वागत करते हैं गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और ऐसी बात नहीं है, मुझे भी भगवान ऐसा गरीब खाना सबको दे। चलो ऐसा ही है। देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि जो फल होते हैं वो झुके हुए पेड़ पर लगते हैं। बिल्कुल तो सच्ची बात है। हमेशा झुक के ही रहना चाहिए। बिल्कुल। तो गुंजन जी, जैसा कि हमारी आपसे बात हो रही थी कि आपका जो पेशा है, जो आपका प्रोफेशन है, वो ना ही सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का है बल्कि आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हैं। कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में आप चर्चा भी करते हैं, ना सिर्फ चर्चा करते हैं बल्कि अगर कुछ ऐसे किस्से होते हैं वो उनको बयां भी करते हैं। और साथ के साथ ही कोई सोल्यूशन हुआ या अभी कंटिन्यू चल रहा है, कुछ ऐसी चीजें भी साथ के साथ चलती रहती हैं। मैं चाहता हूं कि हम शुरू करें एक ऐसे किस्से से कि जो, पहली बात तो कि ये काफी अलग किस्म का हो, जो किसी ने सुना ना हो, और कहीं ना कहीं वो किसी आम जिंदगी में रिलेट भी करता हो। क्योंकि रह देख के जैसा मर्जी हो, कोई भी किस्सा होता है उसका किसी ना किसी जिंदगी के साथ लिंक होता है। हमारे चैनल में चाहे इसको सैकड़ों के लोग देखें, हजारों में देखें, लाखों में देखें, कोई ना कोई तो जरूर होगा जो सोचेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ है, और अगर उसका भला हो जाए तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सुनील जी, मैं पहले तो एक बात बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, वास्तुशास्त्र, खगोल तंत्र, शाबर विद्या, इनमें से कोई भी मेरा पेशा नहीं है। ये सब सेवाएं हैं, एक जिम्मेदारी है जो ईश्वर ने मुझे सौंपी है, और मैं उसको 25 साल से ऐसे ही निभा रहा हूं। या यूं कह सकते हैं कि आपका शौक है, आपका पैशन है। पैशन कह सकते हैं, क्योंकि ये आया बड़ा बाय डिफॉल्ट मेरी लाइफ में। हम्म। और मेरे फादर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। ओके। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग उनके पास आते थे, तो शुरू ओके। में थोड़ा सा मैं रिबेलियन था, मुझे लगता था पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट इवेंचुअली ये आना था। तो आज मुझे ये एक जिम्मेदारी लगती है। हम्म। मैंने आज तक कभी किसी से फिजिकल कंसल्टेंसी का कोई चार्ज नहीं लिया, ओके। टिल डेट। ओके। और एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में बड़ा लंबा सफर तय करने के बाद पिछले 5 साल से मैंने सब कुछ छोड़कर ओके। ओके। सेवा और साधना में अपना जीवन, मतलब मुझे लगता है मुझे लोगों की सेवा करनी है, लोगों के जीवन की सपोर्ट बननी है, यही मेरा उद्देश्य है। नहीं, बिल्कुल बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है कि वो तो कहा ही गया है ना कि जोत से जोत जलाते चलो। तो यही बात है, और बड़ी अच्छी बात है कि देखो, हर कोई इंसान अपने कामों में ऐसे फंसा होता है कि वो निकल नहीं पाता, और जो निकल जाए तो फिर कुछ कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी 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 जी। तो फिर गुंजन जी, हम शुरू करते हैं किसी ऐसे किस्से से जो आपको भी लगा हो कि भाई, जैसा कि आपने कहा कि आपका शुरू में आप रिबेलियन थे। हम्म, फिर मैं अगर आपसे ये पूछूं, हो सकता है कि उसके काफी चांसेस है कि आपने बाकी पॉडकास्ट पे इसके बारे में बयान कर दिया हो कि हम्म, किस किस्से से मेरा जो हृदय परिवर्तन हुआ। हम्म, वो तो चलो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कोई हम्म, ऐसा किस्सा जो आपने किसी पॉडकास्ट पर नहीं बोला किसी, हम्म। और यहाँ पर आप उसको बयान करना चाहते हैं। अ, इतने लंबे जीवन में, इस लंबी यात्रा में सुनील जी, बहुत ऐसे किस्से हुए हैं। हम्म। आप अगर आज मुझे पूरी रात बिठाओ तो भी मैं आपको किस्से सुनाता रहूंगा, और ऐसे जो पहले ना सुने हुए मिजाज तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन समय की हमेशा जो होती है ना, हों। हाँ, लिमिट होती है। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक ऐसे किस्से से जो बहुत कॉमन और अनकॉमन दोनों है। हम्म। कॉमन कैसे है कि किसी भी आम आदमी की जिंदगी में घट सकता है, हम्म। और अनकॉमन ऐसे है कि बिल्कुल भी साधारण नहीं है। हम्म। तो हुआ क्या, मेरी एक फॉलोअर है फैमिली, हम्म। और बहुत सालों से मुझे जानते हैं। ओके। उनका बेटा था, उन्होंने उसका स्कूल में एडमिशन करा रखा, और वो अच्छा बड़ा स्कूल है, स्कूल का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, नहीं, बट कोई वो करेंगे भी नहीं, हाँ, बिल्कुल। तो दिल्ली के एक अच्छे पॉश एरिया में वो स्कूल है, और उसकी बिल्डिंग नहीं बनी थी। और कुछ जैसे बच्चा प्रमोट हुआ ना दूसरी हम्म। क्लास में, मतलब वो पता नहीं फर्स्ट से प्रमोट होकर सेकंड में गया था या हम्म। सेकंड से थर्ड हम्म। में, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। पर जब वो प्रमोट हुआ तो उसकी क्लास ना, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो ऊपर के टॉप फ्लोर पे कर दी गई। ओके। अच्छा, ये पता लगा था कि टॉप फ्लोर बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है, हम्म। तो अभी क्लासेस बढ़ रही हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो टॉप फ्लोर उन्होंने खोल हम्म। दिया।
वो बच्चा इतना, मतलब मैं सुनील जी आपको क्या बताऊं, वो इतना एंथुसियास्टिक, इतना कॉन्फिडेंट बच्चा हम्म। कि जनरल बच्चे आपने देखा है स्कूल जाने से डरते हैं, हम्म। रोते हैं, घबराते हैं, मना करते हैं। मतलब वो लिटरली उसने उतनी छोटी एज में कोई छुट्टी नहीं करता था। हम्म। उसको स्कूल जाना है तो जाना है। हम्म। और बहुत अपनी एज के कंपैरेटिवली बहुत मेच्योर बच्चा था। हम्म। मतलब उसको बहुत जल्दी ग्रैब करना चीजों को। तो कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत सुंदर दिखते भी हैं और उनके अंदर एक मैग्नेट होता है, हम्म। आप देखते हैं ना, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सही। तो वो इसी तरह का बच्चा था। अब उसकी प्रमोशन हुई, दूसरी क्लास में गया, तो शुरुआत के कुछ दिन तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक से उसने कहा कि मुझे नहीं जाना। हम्म। अब पेरेंट्स ने बहुत कहा भाई ऐसा क्या बात है बेटा, स्कूल तो जाना है, और कभी आप ऐसा करते नहीं। उन्हें लगा शायद क्लासरूम चेंज हुआ है, बच्चे बच्चे चेंज हुआ है, तो हम्म। बच्चा एडजस्ट करने में दिक्कत कर रहा है। तो हम्म। उन्होंने उसको बोला कि बहुत पुश किया। हम्म। अब ये किस्सा कुछ दिन चला, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना, वो बच्चा रोज मना करे, हम्म। बुरी तरह से रोए, हम्म। मुझे जाना ही नहीं है। अब बहुत, जब बहुत दिन हो गए परेशान होते हुए, तब उसकी मदर ने मुझे फोन किया, मुझे बड़े भाई की तरह मानती है। उन्होंने कहा भैया कुछ समझ नहीं आ रहा मैटर क्या है। हम्म। तो मैंने कहा बेटा हो सकता है बच्चा, मैंने भी ऐसे ही सोचा कि बच्चा है स्कूल सही। जा रहा है तो रिएक्ट कर रहा है, तो मैंने कहा हो सकता है बेटा कुछ रिएक्ट करे। नहीं भैया वो घर में भी बहुत अजीब हो गया है। हम्म। मैंने कहा क्या अजीब हो गया। बोले साइलेंट रहने लगा, अकेला, मतलब जैसे मैं सोती हूँ तो वो हमेशा मेरे साथ चिपक के सोता है, तो अब सोता है तो उठ के चला जाता है बाहर वाले रूम में अकेले, हम्म। काफी देर तक उस रूम में अकेले रहता है, कुछ कुछ बोलता रहता है। हम्म। कहता कुछ समझ नहीं आ रहा। हम्म। मैंने कहा यार ये तो थोड़ा अजीब है, हम्म। चलो मैं आके देखता हूँ। तो फिर अच्छा मुझे ना सुनील जी समय नहीं लगा, थोड़ा सा मतलब शेड्यूल बिजी है मुझे, और ऐसा भी नहीं लगा यार कोई बहुत बड़ी बात है, तो मैंने ज्यादा ध्यान ना देते हुए जो दूसरे केसेस थे उनमें मेरा ध्यान लगा रहा। इस चक्कर में और एक हफ्ता बीत गया। अब उस हम्म। बच्चे के ना तबीयत मतलब जो है खराब होने लगी, उसने वेट लॉस करना शुरू कर दिया, चेहरा उसका सिकुड़ना शुरू हो गया, और एक अजीब सा पीलापन और चेहरे पे उसके आने लगा। हम्म। अब उन्होंने कहा कि भैया समझ नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है। फिर लिटरली टाइम निकाल कर मैं उनके घर गया, और जब मैं घर गया और उस बच्चे को देखा, उसकी आंखों में मैंने देखा, और जो भी हमारी सिद्धियां हैं जिससे हम देखते हैं या सीखते हैं, जो हमने सीखा, जब मैंने उसकी आंखों की तरफ उसकी तरफ देखा, तो उसके साथ एक ऐसी एंटिटी थी, हम्म। जो एंटिटी जनरली मुझे लगता नहीं लोगों ने उस एंटिटी का कहीं किसी पॉडकास्ट में ज्यादा जिक्र किया है। क्या नाम है? देखो मशान का नाम सब जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन मशान में कितने तरह के मशान होते हैं हम्म। ये थोड़ा सा डिफरेंशियल लोगों को कम पता होता है। हम्म। तो मशान एक एंटिटी है, ठीक है। तो उसमें कच्चा मशान होता है। ओके। कच्चा मशान होता है छोटा बच्चा, हम्म। ठीक है, तो कच्चा मशान उस बच्चे के साथ था हम्म। लिटरली। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये कहाँ से और कैसे। जब बहुत रिसर्च की और पता लगा, तो वो उस बच्चे के साथ स्कूल से जुड़ गया था। ओके। अब समस्या ये हुई, पेरेंट्स ने उस बच्चे से बात करने को, मैंने उनको बोला कि आप इसको थोड़ा ना कूल करो, मत भेजो 2-3 दिन हम्म। स्कूल, और फिर इससे घर में अकेले में बात करके पूछो हम्म। कुछ बातें जो आपको बता पाए, हम्म। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ इसने ऐसा एक्सपीरियंस वहां किया है जो ये बता नहीं रहा है। हम्म। क्योंकि इतना डरा हुआ, खाना पीना बंद कर दिया, और अकेले, इतना छोटा बच्चा, अगर आप सोचो रात के 11 बजे अपनी मदर को छोड़ के बाहर वाले रूम में अकेले आके अपने आप से बातें कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है। बिल्कुल सही बात अब मदर ने एग्जैक्टली वैसे ही किया, उन्होंने, मैंने कुछ इनिशिएट नहीं किया ट्रीटमेंट, क्योंकि मुझे था कि मेरी एक आदत रही है सुनील जी, मैं किसी भी केस में ना डायग्नोज पे फोकस बहुत करता हूँ। है। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ लोगों को ट्रीटमेंट करने की जल्दबाजी है। हम्म। हम्म। तो डायग्नोज करते टाइम मैंने ये कोशिश की कि मैं उसको टाइम दूं। तो मैंने 1-2 दिन का टाइम और दिया, तो उनकी मदर ने जब उस बच्चे को थोड़ा सा प्यार से पुचकारा, बात की, तो उसने बताया कि मम्मी कोई बच्चा है जो हमारी क्लास में होता है, पर मैम उसकी अटेंडेंस नहीं लेती, हम्म। और वो मुझसे बात करता है, और उसने कई बार ना मुझे ऊपर से धक्का देने की कोशिश की। ओके, मतलब फ्रेंडली नहीं है। हाँ मतलब वो उसको धक्का देने की कोशिश करता है कई बार। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो उसने कहा नहीं मम्मा वो हमेशा होता है, और ना मुझे डर लगता है उससे, हम्म। और अब ना वो हमारे घर में भी आ गया मेरे साथ। हम्म। तो उन्होंने सोचा कि बच्चा है पता नहीं क्या, शायद टीवी मोबाइल पे कुछ देखा हो उसने। फिर मुझसे उसकी मदर ने कहा कि भाई
भैया ऐसे ऐसे बोल रही है। अब मैं समझ तो रहा था, मैंने कहा अच्छा अब इसे 1-2 दिन और दो और इसकी एक्टिविटीज पे नजर रखो। हम्म। और इसको ना, जैसे ये बाहर रूम में जाएगा तो इसे पता ना चले, आप इसका पीछा करो और देखो क्या करता है। हम्म। तो सुनील जी ऐसी घटना घटी जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और मुझे ऐसा लगता है जिन पर बीती है वो जानते हैं, हम्म। और कोई शायद इसको यकीन आसानी से कर ना पाए। वो बच्चा लिटरली, मतलब किसी गुस्से में लड़ रहा था किसी से, हम्म। तेज तेज, तू चले जा यहाँ से, मैं तुझे मारूंगा, ये वो। और फिर उसने लिटरली, जैसे कोई किसी ने उस पर वार किया ना, उसे डरने का भी एक मतलब एक्शन डिफेंस किया। डिफेंस करने का। फिर उसने अपनी बॉल उठाकर हम्म। दूसरी तरफ फेंकी। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, वो बॉल वापस उसके पास है। हवा में ही वापस आ गई वहां से। मतलब वो गई, हाँ। रुकी, गिरी, ओके। उसके बाद जैसे उठ के किसी ने उसके तरफ फेंका हो, थैंक यू। ओके ओके। वो नीचे से ही आई बट वो वापस आ गई। हम्म। ऐसा 2-3 बार हो, तो उसकी मदर उस टाइम एकदम से होपलेस, उन्होंने बच्चों को एकदम गोद में उठा के गले से लगा लिया। वो डर गए बहुत। उन्होंने मुझे फोन किया कि भैया क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा चलो घबराओ नहीं, मैं कल आता हूँ। आप बिलीव करो, मैं अगले दिन सुबह ऑन इमरजेंसी बेसिस उनके घर गया, तो उस बच्चे के गर्दन पे लिटरली इस जगह ना नाखून के निशान थे, हम्म। जो कहाँ से आए कहीं से कुछ नहीं पता। हम्म। मतलब उसको, उसका ये हिस्सा पूरा लाल हो गया था, उसे ओके। किसी ने बहुत बुरी तरह नोचा हो। हम्म। और वो बच्चा लिटरली इस पोजीशन में आ गया था कि उसको इतनी तेज फीवर था, और फीवर के अंदर भी मतलब उसकी हालत ऐसी थी कि समझ नहीं आ रहा था। मतलब उन्होंने क्रोसिन भी दी, सब कुछ करा, और बहुत मतलब वो बहुत बुरी परिस्थिति हो गई थी उसकी। हम्म। तो अब अल्टीमेटली प्रॉब्लम जब समझ आ गई तो सोल्यूशन करना था। हम्म। अब सोल्यूशन में मेरी जो नेचर रही है, जो मैं लगभग सब जगह बताता हूँ, मेरी कोशिश ये नहीं होती कि किसी भी चीज को, किसी एंटिटी को यहाँ से हटा के दूसरी जगह रख दो। हम्म। मेरा अपना मानना ये है, अगर कोई एंटिटी है हम्म। तो पहले तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, अगर कोई स्पिरिट है नॉर्मल, या कोई आत्मा है, या किसी की मतलब मृत्यु हो गई है और वो हम्म। भटक रहा है, या कोई ऐसी एंटिटी है जिसे हम मुक्ति दिला सकते हैं, हम्म। तो कोशिश उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि आप सोचो, अगर मैं उसे वहां से हटा के दूसरी जगह छोड़ दूं तो कल वो किसी और पे अटैक करेगा। सही। तो उस समय मेरे पास ऑप्शन यही था, तो मैंने उनको बोला भाई लिटरली हमें आज ही रात ऋषिकेश निकलना पड़ेगा। ऋषिकेश में एक कच्चा घाट है, हम्म। और मैं अक्सर उस घाट पे जाकर पूजा करता हूँ। मैंने अपनी साधनाएं वहाँ पे की हैं, और सिद्धियां काफी वहाँ बैठ के की हैं। तो वहाँ पर एक अलग एनर्जी सिस्टम मुझे लगता है, हम्म। और मुझे अपना कॉन्फिडेंस लेवल और अपनी ताकत डबल लगती है। हम्म। तो उसके फादर लिटरली रात को मेरे साथ गए। तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत आई रात को, मुझे उस एंटिटी को उस बच्चे से डिटैच करने में। हम्म। तो अगर किसी एंटिटी को जब हम डिटैच करते हैं तो उसके दो रास्ते हैं। हम्म। एक तो मंत्रों से उसकी शक्ति को कमजोर किया जाए, हम्म। दूसरा उसको कोई बलि या कोई चीज ऑफर की जाए, हम्म। सो दैट उस बच्चे को छोड़कर उसके सेवन पे ध्यान दें। हम्म। हमेशा किसी भी एंटिटी से लड़ना कोई समाधान नहीं होता। सही बात आप हमेशा उसे अपने मंत्रों से, अपनी सिद्धियों की ताकत से, जो भी आपने शक्तियां आपने अर्जित की, या आपके पास जो कोई एंटिटी है उनके सपोर्ट सिस्टम से आप उसे उठाओ। तो मैंने उसको वहां से डिटैच किया, और रात को मैं लिटरली उसके फादर को लेके गाड़ी में, उनकी अपनी गाड़ी थी, उन्होंने ड्राइव की। तो रास्ते में भी ना कई बार हमें हम्म। इतनी मुश्किल हुई, उसके फादर को ऐसा लगा कि गाड़ी में इतना वजन आ गया कि वो खींच ही नहीं रही। हम्म। और रास्ते में 2 बार, मतलब युवाज वन ऑफ, मतलब बहुत फाइन ड्राइवर है, बट रास्ते में 2 बार गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। हम्म। बट समहाउ हम लोग पहुंच गए, क्योंकि हम रात में निकले थे। हम्म। और ऐसी पूजा के लिए मैं सुबह का इंतजार करता हूँ। तो सुबह सुबह हमने घाट पर 7-7:30 बजे करीब घाट पर पूजा की, हम्म। और जो एंटिटी है, जो कच्चा मचान है, उसको हमने पहले उसका भोग अर्पण किया, हम्म। जो बलि हमने बनाई थी। उसके बाद मंत्रों की शक्ति से उस भोग के साथ उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया, जो मुझे लगता है उसके लिए मुक्ति या मोक्ष का एक रास्ता है। हम्म। तो ये एक समाधान था। उसके बाद भी उस बच्चे को ठीक होने में कोई हफ्ता 10 दिन लग गए, हम्म। और लिटरली स्कूल जाने का एक डर जो उसके अंदर बैठ गया था, हम्म। वो बहुत बहुत मतलब लगभग महीना 2 महीने में जाके
वो डर खत्म हुआ। आज खैर वो बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है, वो फैमिली पूरी तरह ठीक है। इस बात को लगभग साल 2 साल से ऊपर भी हो गए, बट वो पूरी तरह ठीक है। ठीक है। और जो बलि की आपने बात की वो तामसिक थी? जी वो देखो, यांत्रिक, तांत्रिक और सात्विक बलि होती है। तामसिक बलि को हम तांत्रिक बलि तांत्रिक बलि, हाँ। बलि मानते हैं। तो वो तांत्रिक बलि होती है, लेकिन तांत्रिक बलि में सबका अपना अपना विधान है। हमने अपने गुरुओं से एक ऐसा रास्ता सीखा जिसमें हम किसी जीव की हत्या नहीं कर रहे, हाँ। परंतु उसके अवशेषों को प्रयोग करके मंत्रों की शक्ति से उसे एक बलि स्वरूप तैयार कर लेते हैं। यानी पहले से ही जो जानवर पहले मरा से हुआ है उसका अंग जानवर हो, निकाल के। जानवर हो, इंसान हो, कुछ भी हो। हाँ। देखो, 4 तरह के चर जिसे हम कहते हैं सृष्टि में है। एक जो आसमान में उड़ सकते हैं पक्षी, पक्षी, एक जो पानी में रहते हैं वो, चलिए। एक जो धरती पे 4 पैर वाले हैं वो, और एक जो धरती पे 2 पैर वाले जैसे मनुष्य। सही। तो ये 4 तरह के, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग बलि की हमें आवश्यकता होती है। हम्म। तो कभी कभी हमें एक नहीं 2 बलियां देनी पड़ती हैं। तो हमने उसके लिए भी एक्चुअली 2 बलियां तैयार की, हम्म। उनके अवशेषों से, मंत्रों की शक्ति से। हम्म। और फिर उस बलि पर उसको मोहित किया, मंत्रों से उसे कमजोर किया और उसे फोर्स किया हम्म। कि यो आपको ये बलि लेनी है। और जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसको अपना भोग लेना था, हम्म। और उसने अपना भोग लिया, और उसके बाद वो मुझसे वहां से हटा हुआ है। चलो, इसमें अब आपने कहा कि अवशेष जो होते हैं वो मानव के भी हो सकते हैं, मानव की भी हो सकती तो है। वो कहाँ से अरेंज होते हैं? सुनील जी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सही जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप समझिए ये हमारे रिसोर्सेस हैं, जरूरत पड़ने पर हमें मिलते हैं, हमें जरूरत पड़ती है। अघोर तंत्र में ऐसी कई विद्याएं हैं जहाँ मानव अवशेषों का भी इस्तेमाल होता है। हम्म। अघोर तंत्र की मैं एक बात बताऊं, आजकल महाकुंभ चल रहा है, सबको ये जी। पता है कि हम अघोरियों की बहुत बात करते हैं। तो सच्चे अघोरी को क्या जीवन में करना पड़ता है? हम्म। अगर वो सच्चे अघोरी ने 3 साधनाएं ऐसी हैं, अगर उसने वो जीवन में नहीं की, हम्म। एक भी नहीं की उनमें से, तो सच्चा अघोरी नहीं है। हम्म। तो अघोरी को शमशान में रहने के लिए भी, उन साधनाओं के लिए भी इन चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। अघोर तंत्र में जब हमने कई सारी चीजें सीखी, तो हमने भी इन सब चीजों का इस्तेमाल किया। लेकिन अच्छाई ये है कि हमने अपने गुरुओं से एक ऐसी विद्या सीख पाए कि हम कोशिश करते हैं कि किसी भी जीवित जीव की बलि ना दें। हम्म। ये एक ऐसा रास्ता है जो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है, हम्म। और अगर इसके माध्यम से काम चल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं। वो तो है, लेकिन इसमें एक चीज हो रहा है, मैंने इसलिए आपसे बात की क्योंकि मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है ना, इस जी पे मैं, देखिए, एक चीज पे विश्वास करता हूँ कि ठीक है, अगर कोई समस्या होती है, जैसे तंत्र की बात हो, तो मेरी सबसे पहले कोशिश होती है कि भाई अगर सात्विक तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है तो वो सबसे बेहतर सबसे है ना। बेहतर। जो ये तामसिक तंत्र है ना, जिसमें ये बलि का मतलब प्रयोग होता है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग इसको मैं थोड़ा सा नकारता हूँ। उसका रीजन बताऊँ क्या है? कि लोग हमेशा शॉर्टकट बनाते हैं। जी अगर हम किसी को कहेंगे ना कि परमात्मा का नाम जपो, आज जो आज आप पर कष्ट आया है, हो सकता है कि 1 साल में वो कष्ट का निवारण हो जाए, है ना। जैसे आमतौर पर ये बात की जाती है जब हम पंडित जी के पास जाते हैं कि गाँव को चारा देना है बुधवार, जो गुड़ देना है, नाली में फलानी चीज फेंकनी है, आप ये इतने शनिवार करोगे, इतने बुधवार करोगे तो फर्क लगेगा। वहीं दूसरी ओर कहेंगे ना, बलि दे दो काम हो जाएगा। 100% में से 90% या उससे भी ज्यादा लोग उस तरफ ही जाएंगे कि भाई जी छुटकारा डालो। जी जी हाँ, लॉन्ग टर्म तो कोई जाना नहीं चाहता। जी मेरा, देखिए, चैनल हॉरर आपको पता है चैनल है ज़्यादा, लेकिन हम थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। लेकिन मेरा हमेशा यही होता है कि भाई आप इस रास्ते में कोशिश कीजिए कि जब होता है ना कि लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, उसका भी मैं कारण बताता हूँ। मैं अब ये नहीं कह रहा कि जाना ही नहीं है, क्योंकि जब जंग होती है तो तब बलि दी जाती है ना। तो फिर वो क्या होता है, वो लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट होता है। अब कोई चारा नहीं बचा, अब हम करेंगे, अब हम जानवर की बलि दे के करेंगे ये बात। इसका भी मैं एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि भाई हाँ, बहुत जब क्योंकि आखिर में जो ग्रंथों में भी माना गया है कि जो इंसान है उसका जीवन सबसे कीमती है, सबसे कीमती। और अगर उसका जीवन बचाने के लिए उससे कम कीमती जीवन का बलि या उसका बलिदान देना पड़े तो वो जायज है, ये जो ग्रंथों में लिखित है। इसलिए मेरा ये सवाल था कि इसलिए कि कोशिश हो कि भाई आप बिल्कुल सबसे पहले तो परमात्मा का रास्ते पकड़ो। सात्विक तंत्र जस्ट लाइक अ मेडिसिन,
कि आप बीमार हुए हैं और आपको पता है कि हॉस्पिटल जो है वो परमात्मा का एक ग्रह है, लेकिन जो आपकी डॉक्टर ने आपको दवाई लिख के देनी है, आपने ठीक उसी से होना है। जी इट्स जस्ट लाइक दैट, है ना? तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन था कि बलि के बारे में मैं क्लैरिफिकेशन चाहता था कि भाई शॉर्टकट नहीं है। कहीं न कहीं जैसे अब आप इस कच्चा मकान की बात कर रहे हो, तो ये कुछ पता लगा कि ये स्कूल में कैसे, यहाँ कुछ स्कूल के आस-पास श्मशान था या किसी ने उसको बाधित किया था, वहाँ पर कुछ ऐसा पता लगा आपको? जी, मैं बता देता हूँ। हाँ। मैं ये बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी वो जो सवाल है ना बलि वाला, मैं थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ, हुँ, क्योंकि हर सवाल के पीछे एक तर्क छुपा है। सही। और अगर हम तर्क संगत बात कर रहे हैं, हुँ, तो मुझे लगता है मेरा ना सुनील जी पॉडकास्ट में आने का आपके अभी आने से पहले मैं आपकी टीम से भी यही बात कर रहा था कि मेरा उद्देश्य हाँ, किसी भी पॉडकास्ट में आने का, वो प्राइमरी उद्देश्य लोगों तक जानकारी पहुंचाना, सही। उनके जीवन की सपोर्ट बनना हुँ, और उनके जीवन से मिथ को अलग करना हुँ, है। यही मेरा प्राइमरी उद्देश्य है। तो बलियों का क्या होता है, जब किसी व्यक्ति पे कोई भी ऐसा तंत्र या क्रिया किसी दैवीय शक्ति के रूप में की गई है हुँ, या दैवीय शक्ति के प्रयोग से की गई है, हुँ, तब सात्विक बलियों का प्रयोग आसान होता है और करना चाहिए। हुँ, जैसे नींबू, नारियल और जायफल। सही। जायफल एक इंसान की बलि के बराबर माना गया है। ओके। तो यदि आपको एक इंसान की बलि देनी है किसी दैवीय शक्ति को, और आप केवल उसे जायफल को मंत्रोच्चारित करके एक बलि के रूप में मां को प्रस्तुत करते हो, तो वो बलि भी एक इंसानी रूपी बलि के समान एक जायफल है। जायफल को आप सिम्प्लीफाई कर लेंगे कि किसका कोई और नाम या कुछ नहीं नहीं, जायफल के नाम से बहुत आसानी से पंसारी की दुकान पे ये मिलता है। मिलता है? ओके। ये मसालों में प्रयोग होने वाली चीज है। हुँ, हुँ, और जायफल का बहुत मतलब इसका प्रयोग है। आप देखोगे जब आप जैसे सात्विक क्रियाएं, हुँ, सात्विक क्रिया में जब हवन करते हो तो जावित्री वगैरह का, सामग्री। सामग्री में जावित्री वगैरह ये सब चीजें हुँ, डलती हुँ, हैं। हुँ, हुँ, छैल छबीला नागर मोथा वगैरह ये सब डलता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जायफल की, तो जायफल तांत्रिक क्रियाओं में एक इंसान की बलि के समान होता है। ओके, उसका भी प्रयोग हम करते हैं जरूरत पड़ने पे। ठीक है। अब आ गई ऐसी चीजें, ऐसी एंटिटी जो कि सात्विक नहीं है, जो कि जैसे मैंने कच्चे मशान की बात बताई, या हुँ, कोई ऐसी एंटिटी जो तांत्रिक है, तामसिक है या सात्विक नहीं है, तब हम ऐसी बलियों का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको बताया कि हाँ, ये सच्चाई है कि एक इंसान से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है, और उसको बचाने के लिए हम अ, जब अंत में कोई रास्ता नहीं होता तो किसी जीव की बलि भी देते हैं। लेकिन मैं उस रास्ते पर भी नहीं चलता हूँ। हुँ, मैंने सालों से उस रास्ते को बंद किया हुआ है। हुँ, जो अवशेष हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत तरीके से जीवों को बहुत रीजन से मारते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अवशेष मिलना मरे हुए का बहुत मुश्किल नहीं है, खाने के लिए भी और जैसे वो हाँ। उन अवशेषों से हमारा काम चल जाता है। हुँ, हुँ, तो हम किसी को स्पेसिफिकली मार नहीं रहे उसके लिए। तो मैं ये बता रहा था आपको कि हाँ, कि बलियों का बता रहा था। अब आपने पूछा कि उस जगह पे, तो हाँ, वो स्कूल जो है वो एक शमशान, कब्रिस्तान पे बना हुआ है। अच्छा, कब्रिस्तान पे। कब्रिस्तान पे हुआ क्या, आपने अगर नोटिस किया हो या आपने पढ़ा हो, कि जब मुगल इस देश में आए तो बहुत लंबे समय तक जब उन्होंने राज किया तो हुँ, बहुत सारी जगहों पे कब्रिस्तान बने थे। जी। और दिल्ली का, जो दिल्ली उस समय होती थी वो बहुत छोटी सी थी, हुँ, शाहजहानाबाद या जिसे चांदनी इंद्रप्रस्थ चौक। कहते हैं, चांदनी चौक का चांदनी एरिया। चौक, वो पर्टिकुलर एरिया ही दिल्ली था। उसके बाहर ज्यादातर एरियो में कब्रिस्तान थे, हुँ, क्योंकि राजा महाराजा यहाँ रहते थे, जंगें होती उनके थी। पूरे सैनिक यहाँ रहते थे। हुँ, तो ज्यादातर छावनियां यही थी, ये राजधानी उस समय से भी थी इनकी। हुँ, तो इसीलिए यहाँ बहुत सारे कब्रिस्तान बनाए गए थे। हुँ, अब जब डेवलपमेंट हुई, वो लोग चले गए, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, तो जगह की जरूरत थी, पॉपुलेशन हुँ, हुँ, बढ़ी, तब इन कब्रिस्तान को हटाकर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और सोसाइटियां बसाई गई। हुँ, अब कुछ जगहों का इंतजाम लोगों ने कर लिया, कुछ का नहीं किया। हुँ, तो कुछ जगह आज भी एंटिटीज को लोग महसूस करते हैं, बिल्कुल। और कुछ जगह पूजा पाठ के माध्यम से उन्हें ठीक कर दिया गया। इससे पहले हम अगले किस्से की ओर बढ़े, मेरा एक सवाल था और उसका ना कहीं न कहीं मैं जवाब ढूँढ रहा हूँ कि अभी हमने बात की एक एंटिटी की या कोई भी एंटिटी हो, चाहे कच्चा मसान हो, चाहे कच्चा मसान हो, कोई भी हो, एक्स-वाई-ज़ेड, हम भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो आत्मा है वो अजर अमर है। ठीक है। यानी कि एक ही जोत है जो चल रही है, वो अलग-अलग भेष में आती है, कभी इंसान के, कभी जानवर के, कभी कीड़े-मकोड़े, किसी भी है ना भेष में।
अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कच्चा मसान है या ऐसे कुछ कोई इंसान मर जाता है, अब हम कहते हैं जी फलां किसी इंसान की आत्मा है ना। अगर एक जोत है जिसका कोई रूप नहीं, तो फिर हमें वो आत्मा एक पर्टिकुलर इंसान के रूप में कैसे दिखाई देती है। एग्जाम्पल के तौर पर कल को मैंने भी जाना है, अब आज जो मेरा चोला है मेरे शरीर के रूप में, आज से पहले जो मेरे अंदर आत्मा है वो किसी और चोले में थी, उसका रूप स्वरूप सब कुछ अलग था। आज मेरे में है, मेरे बाद किसी और में जाएगी। तो फिर लेट से जब मैं जाऊंगा, अगर कोई कहे कि मुझे सुनील शर्मा की आत्मा दिखाई दे रही है, तो वो कैसे हो सकता है, क्योंकि ये आत्मा का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, वो तो एक ज्योत के रूप में है। मैं आपको इसका बड़ा तर्क संगत जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हम जिन आत्माओं को देखने की बात करते हैं, उनको लोग, मुझे नहीं पता, देखो मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं अपने जीवन और अपनी साधनाओं की और अपनी लर्निंग्स की बात कर रहा हूँ। कोई भी आत्मा जो हमें दिखती है वो ऐसे नहीं दिखती जैसे आम आदमी बात करता है। हम्म। अगर मैं किसी के घर में गया और मैं किसी एंटिटी या किसी स्पिरिट को या किसी आत्मा को देख रहा हूँ, तो वो ऐसे नहीं वो जीन्स टी शर्ट पहन के मेरे सामने खड़ी है। सही। ये एक एनर्जी है, ऊर्जा है। और ऊर्जा का संचार इस तरीके से होता है कि आपकी वाइब्रेशंस उसको महसूस करते हैं, आप उसकी महक पहचान पाते हो, और आप उसकी धुंधली सी कोई छवि देख पा रहे हो। अब बात आई सुनील जी की आत्मा की। ईश्वर आपको बहुत लंबी आयु दे, गॉड ब्लेस यू। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसके बाद भी उसकी एक जीवन यात्रा है। सही। ठीक है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है और ऐसा होता भी है। आज हम जिस स्तर पे हैं, ये तीसरा लेवल है। टोटल 7 लेयर्स है, ये थर्ड लेयर है जिसपे हमें, इसके बाद 4 लेयर और हैं जिन्हें पार करके हमें मुक्ति या दूसरे जन्म पे जाना है, बैकुंठ जाना। ठीक है, बैकुंठ जाना है या हमें दूसरा जन्म भी लेना, तो वो 4 लेयर इसके बाद भी है। सही है। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो काफी लंबी जीवन यात्रा उसे जीनी है। ऐसा नहीं है कि आज वो यहाँ मरा, लोग कहते हैं कल वो वहां पैदा हो गया, क्रियाओं के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग जिनकी एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, जिनकी अननेचुरल डेथ्स होती हैं, या जो किसी ऐसी क्रिया की वजह से जिसकी डेथ हो गई, वो उनको बहुत जल्दी मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलता। और जब तक उनका पिंडदान न किया जाए संपूर्ण तरीके से, अच्छे ढंग से, और वो भी किसी पवित्र नदी के घाट पर, तब तक ये माना नहीं जाएगा कि उसे मुक्ति मिल गई। तब तक उसकी आत्मा भटक सकती है, परेशान हो सकती है और आसपास दिखाई दे सकती है। ये भी मैं समझ गया। और अगर हम बात करें, चलो अपने पितरों की बात करें, जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा का एक सफर होता है, जब वो सफर उसका एक पड़ाव उसका कंप्लीट होता है, फिर वो अगले शरीर में या किसी लट से अगर तो मोक्ष प्राप्त हो गया फिर तो खत्म, जीवन चक्कर खत्म। लेकिन अभी वो जीवन चक्कर 84 में फंसी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं अपने परदादा जी का श्राद्ध कर रहा हूँ, अब मेरे परदादा जी को गए एग्जाम्पल के तौर पर 50 साल हो गए होंगे, तो इस 50 साल में मैं मान के चलूँ कि 30 साल बाद उनकी आत्मा को आगे का चक्कर मिल गया, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पितर हमारे साथ हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, सब कुछ होता है। तो फिर वो जो पितर है वो तो आगे चल जा चुके हैं, उनकी जो तो आगे जा चुकी है, तो फिर हम किसको श्राद्ध कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि जिन पितरों की हम बात कर रहे हैं, जब जो पिंडदान हम करते हैं, उस पिंडदान में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो केवल 3 पीढ़ी है। आप, आपके फादर, आपके दादाजी जी। ठीक। अब परदादा की आपने बात की, तो परदादा आपके पिताजी के टाइम तक खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो वो जो 3 पीढ़ियां हैं, और ये तो आपने या हमने एक जनरल बात की 30 साल, हम ये कहते हैं यहाँ के 100 साल, वहां के 1000 साल, हाँ बिल्कुल सही बात है, एक बराबर हो सकते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं लोगों को बार बार समझा देना चाहता हूं, वो ये है कि कोई भी ग्रंथ, मैं एक बात को इधर से थोड़ा घुमाकर आपकी बात तक लाऊंगा, कि एस्ट्रोलॉजी की आप बात कर रहे हो, लोगों को लगता है एस्ट्रोलॉजी आपका भाग्य बता रही है, मैं कह रहा हूं आपके कर्म बता रही है। सही है। ईश्वर ने हमें कर्मों के मार्गदर्शन के लिए साइंसेस दी है, बिल्कुल सही, और कर्मों पे चलकर भाग्य बदलता है। बिल्कुल ठीक है। तो आज इस जीवन में हमने जो कर्म किए वो तय करेंगे कि हम कितने साल बाद मुक्त होंगे, या दूसरा जन्म लेंगे, या मोक्ष करेंगे। राइट, बिल्कुल सही। तो अगर कुछ लोग भटक रहे हैं तो अपने कर्मों की वजह से भटक रहे हैं, इसीलिए नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक पितरों की बात आई, जिन्होंने हमें ब्लेस करना है, तो हर परिवार में कुछ पितर होते हैं जो अभी तक मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, तो वो ऊर्जा स्वरूप अपने परिवार का ध्यान रखते हैं और उनको ब्लेस करते हैं।
आप अगर उनका पिंडदान कर दोगे तो पिंडदान का मतलब ये नहीं आज पिंडदान हुआ कल उन्हें मुक्ति मिल गई। अब वो एक चक्र से बाहर आ गए बिल्कुल ठीक। पिंडदान के बाद। अब वो अच्छे से अपनी यात्रा ऊपर की ओर करेंगे। मैं एक एग्जांपल लोगों को देता हूँ और इसलिए देता हूँ कि ताकि वो प्रैक्टिकली चीजों को समझें। कुंडली में एक दोष होता है पितृदोष, ये कि सब बात करते हैं। पितृदोष मैं कुछ लोगों से सुना कि सर हमारे घर पंडित जी आए थे, घर को दीवारें देख के बोल रहे हैं कि पितृदोष है। दीवारों पे कहीं नहीं लिखा होता पितृदोष। सही है। पितृदोष कुंडली बता रही है और कुंडली बता रही है ग्रहों की युति से, राहु केतु और चंद्रमा की सर्टेन कॉम्बिनेशंस, सर्टेन रूल्स ये बताते हैं कि पितृदोष है या नहीं। और पितृदोष का मतलब ये है कि आपके परिवार में कुछ पूर्वज ऐसे हैं जो अभी तक भटक रहे हैं और मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि ये पूर्वजों के कर्मों का और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का मिला जुला लेखा है 50-50%। जब वो दोनों मिलकर हमारे दोष बनता है तब पितृदोष आता है और ये इंसान को जीवन में स्नेक एंड लेडर में फंसा देता है। आप आज चले 99 पे पहुंचे, आपको आज लगा सब ठीक है, वहीं से 0 पे कैंसिल आएगा। पितृदोष में अर्ली डेथ्स होती हैं, पितृदोष के घर में एक्सीडेंटल डेथ्स होंगी, पितृदोष वाले हमेशा लोन और कर्जे में रहेंगे, पितृदोष के डेफिशिएंसियां होंगी, पितृदोष में अबॉर्शन मिसकैरेजेस होंगे। तो ये सब पितृदोष की वजह से होता है। द मोमेंट आप पितृदोष का पिंडदान कर देते हो तब वही जो पूर्वज अभी तक आपको कर्ज कर रहे थे, जो दुखी थे, वो अचानक से ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाती है। सही। और उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगती है। बिल्कुल सही बात कही गुंजन जी आपने। और लेकिन हम उससे पहले उस बारे में बात करें, जैसे कुंडली की भी बात चली थी और मैंने आपसे बात की थी, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम इस बात की क्लैरिफिकेशन करें। अगर आपके पास इसके रिलेटेड कुछ किस्सा होगा तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर बताएं, क्योंकि ये ना बड़ा ट्रेंडिंग है, मतलब आजकल के ज़माने में ट्रेंडिंग है। अब आमतौर पे क्या है कि हम एंटिटीज की बात करते हैं, प्रेत, आत्मा, भूत प्रेत, पिशाच, ये हैं इस दुनिया के। लेकिन कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जिनको कहा जाता है कि वो इस दुनिया के नहीं है, और उनमें से सबसे ज्यादा मशहूर है करण पिशाचनी। करण पिशाचनी के बारे में तो लोग पागल हैं कि भाई बस करण पिशाचनी नजर आना चाहिए, कोई ना कोई किस्सा काफी दिलचस्प होगा। अब ये भी कहा जाता है कि ये तो इसकी उत्पत्ति जो है वो तो पृथ्वी पे नहीं हुई, किसी और ग्रह पे हुई है, किसी और लोक में हुई है। और इसका जो इसको साधने का, जैसे आपने कहा कि मैंने सिद्धियां की है, तो सिद्धियां मैं कह दूं कि सिद्धियां आसान नहीं होती। सिद्धियां करने वाला इंसान जितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, उसको उसका दंश झेलना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है ना। मेरे मासी जी हैं, उन्होंने सगे मासी जी हैं, उन्होंने संन्यास धारण किया है। आपको पता होगा श्री नगली निवासी मेरठ में नगली साहब है ना, तो वो नगली साहब, हाँ, तो संन्यास धारण करने से पहले उन्होंने भी सिद्धियां की थी। तो वो ध्यान लगा के जब कुछ होता है, लेकिन वो बीमार रहती है हमेशा, क्योंकि जो भी वो ध्यान लगाती है इंसानों का जो भी होता है वो भार उन पर आता है उस चीज का। तो ये इजी टास्क नहीं होता। वही दूसरी ओर हम करण पिशाच, चलो ये तो सात्विक सिद्धियां की हुई हैं, वही हम दूसरी ओर करण पिशाचनी की बात करें तो वहां पर जो जिसको सिद्ध करने का जो पैरामीटर है अलग अलग है, लेकिन सारे इतने मतलब भयानक है, भयावह हैं कि अगर कोई परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है वो तो उसके बारे में सोचे ना। लेकिन जिसको शॉर्टकट चाहिए कि भाई मुझे आज ही सब कुछ मिल जाए, वो इस चीज की परवाह नहीं करता कि वो मेरे साथ क्या करे। आपके जीवन में कभी आपने इस चीज को किस्सा कुछ ऐसा कुछ फेस किया करण पिशाचनी या कुछ इससे मिलती जुलती ऐसी एंटिटी से जिससे किसी का जीवन बर्बाद हो? क्योंकि मेरा पर्पस क्या है कि हम उसको किस्सा तो जरूर वर्णन करें, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी साथ में वर्णन करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे सबसे पहले तो आपकी इस बात का जवाब देता हूँ, मुझे नहीं पता लोगों ने सोशल मीडिया पर कितना मनोरंजन के रूप में इसे देख रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि करण पिशाचनी को जितनी आसानी से हम लोग बात करते हैं या इतना मनोरंजन के तरीके से फैसिनेट करते हैं, ट्रेंड करते हैं। पहले तो समझिए क्या, जैसे मैं अभी आपने मुझे बताया कि किसी और ग्रह पे उसका जन्म हुआ है, मुझे ये सब नहीं पता। मैंने जितना पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि 3 लोक हमारे हुए, एक वैकुंठ है, वैकुंठ लोक है, एक पृथ्वी लोक है, मृत्युलोक, और एक जिसे मृत्यु लोक कह रहे हैं, एक पाताल लोक है। पाताल लोक में दैत्यों को जगह दी गई। तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिनमें भी दैत्य स्वरूप जिन्होंने जन्म लिया, जो भी एंटिटी थी वो पाताल लोक से है। उसके अलावा जितनी भी एक आम इंसान के जीव जंतु है वो सब मृत्यु लोक पे, और जो दैवीय शक्ति है वो वैकुंठ लोक से आती है। तो अब पिशाचनी है, उसने भी इन तीनों में से किसी एक लोक में ही जन्म लिया है। 90% पाताल में, 99% पाताल, क्योंकि वो
हाँ, नेगेटिव दैत्य एनर्जी। कुल से। हाँ। तो वो पिशाचिनी है। अब पिशाचिनी का जिक्र शाबर विद्या में बहुत डिटेल में किया हुआ है। आपने पिशाचिनी को केवल करण पिशाचिनी के रूप में सुना है, ये उसका एक काइंड ऑफ है। हाँ। ये पूर्ण पिशाचिनी है। पिशाचिनी के तो बहुत सारे रूप हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए। अब करण पिशाचिनी को लोगों ने इस तरीके से, जिस तरह से ट्रेंड किया, उस ट्रेंड में ये सुना गया, मैंने भी ये सुना है कि वो कान में बोल जाती है और बस उसके बाद फिर जो मनोकामना सारी पूरी जी। आसान कुछ भी नहीं है। और आप पिशाचिनी को, मैं ये नहीं बोलूंगा पूरी डिटेल में कि मैंने भी किस लेवल पे सिद्ध किया हुआ है, कौन सी की हुई है, पर ये जो जिस तरीके से फैलाया जा रहा है वैसा है नहीं। तो ऐसा नहीं, अगर ऐसा पॉसिबल होता ना तो इस इंसान का हर इस युग का हर आदमी अंबानी होता, सही, और या प्राइम मिनिस्टर होता। बिल्कुल, जिसके पास करंट पिशाचिनी हो तो प्राइम मिनिस्टर हो जाना चाहिए फिर। सही बात है। जिसके कान में उसने कहा जो तुम बोलो वो हो जाएगा। नहीं, लेकिन उसका जो मतलब प्रचलित एक व्यवधान है वो ये है कि वो आपको एक चीज़ देती है, लेकिन उसके बदले में डिमांड भी करती है। अब वो जो डिमांड होगी वो उसकी मर्ज़ी से होगी और आपको वो चीज़ पूरी करनी पड़ेगी। तो मतलब कि हर कोई सोचे कि भाई मैं इतना रिच हो जाऊँगा, वो उसको उस लेवल तक जाने ही नहीं देगी। देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हर हर एंटिटी हर एंटिटी की, आपकी कोई भी आप उसकी काम कर रहे हो तो उसके बदले उसकी डिमांड है। बिल्कुल ठीक हर है। एंटिटी की है। अब इस डिमांड को कितना बड़ा करके लोग बता रहे हैं कि वो क्या लेगी क्या नहीं, वो आपकी ये सत्य है कि आपकी उससे क्या डिमांड है, उसके ऊपर उसकी भी डिमांड चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड है। लेकिन मैं जिस इस बात पे आ रहा हूँ कि ऐसे इतना आसान, जितनी वर्बली हम ये चीजें बोलते हैं उतना वर्बली ये सब पॉसिबल नहीं है। लोगों ने कई कई साल साधना किया, हमने, मेरे को आज 25 साल हो गए, मुझे आज भी लगता है मैं रोज कुछ नया सीख रहा हूँ। तो इतना आसान नहीं है कि कोई भी पिशाचिनी या कोई भी, जैसा एक देवी है छिन्नमस्तिका, छिन्नमस्तिका माँ काली का ही एक स्वरूप है और काली कुल से ही इनका जन्म हुआ है, जैसे आप चिंतपूर्णी माता के रूप में भी जानते हैं। मैं वही कहने लगा था जी। तो छिन्नमस्तिका जो है उसका तंत्र विधान में काफी अच्छा रोल है। लेकिन माफ कीजिए मैं आपको टोक रहा हूँ, जो चिन्ह मस्तिका या फिर जिसे हम माता चिंतपूर्णी भी कहते हैं, ये तो 51 शक्तिपीठ में से एक है। बिल्कुल। और इसका मतलब ये है कि जब माता सती के अंग बिखरे थे तो उनमें से उनका जो माथा था या सर था वो इस जगह पे आ गिरा था। तो फिर काली माँ के साथ इनका किस तरीके से रिलेशन है? क्योंकि काली माँ तो एक प्रारूप थी माँ दुर्गा का, जब उन्होंने शुंभ निशुंभ को मतलब करना था, उसका मतलब खत्म करना था उसको, उसको मतलब उसके जो दुष्ट था दुष्टों को संहार करना था ना। तो फिर जो छिन्न मस्तिका माँ है या फिर माता चिंतपूर्णी है, उनका डायरेक्ट काली माँ के साथ कैसे लिंक हो गया? हालांकि लिंक है क्योंकि वो भी सती माँ भी तो मतलब माँ दुर्गा का रूप ही थी, लेकिन उनका जो उत्पत्ति है छिन्न मस्तिका माँ की वो तो उनके अंगों से हुई है, जब वो विष्णु जी ने काटे थे अपने सुदर्शन से। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है सुनील जी, और मेरे को मतलब बड़ा मन खुश हुआ क्योंकि आज तक किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा और लोगों को शायद इस बारे में आज तक मालूम भी नहीं है। मैं आज इसकी सच्चाई आपको बताता हूँ। तो माँ काली ने अलग अलग समय पे अलग अलग एंटिटीज के रूप में अलग अवतार लिए जी। उसी के उस पर अगर आपने किसी ने काली का सिद्धि डिटेल में की है और पढ़ी है तो वो ये बता सकता है। तो काली के दो कुल हुए, एक हुआ श्री कुल और एक हुआ काली कुल। तो काली कुल में 3 रूपों को उसके तंत्र विद्या में रखा गया जिनके साथ हम जिनका प्रयोग करते हैं। एक हुई शमशान वाली काली, दूसरी हो गई माँ तारा और तीसरी हो गई छिन्नमस्तिका। उसके अलावा जितनी भी स्वरूप आए, चाहे वो बगलामुखी हो या कोई भी और रूप हो, उन्हें सात्विक कालियों के रूप में रख दिया गया। माफ कीजिए मैं आपको टोक रहा हूँ, अब हम जो बात कर रहे हैं ना इसमें कुछ भी हॉरर नहीं है, है ना? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। मुझे प्लीज, अगर आपको ये पता हो इस चीज का, मुझे प्लीज आप बता देना जी। अभी मेरे ना सारे शरीर में गूज़बम्प्स हो रहे हैं जी। ऐसा लग रहा है कि सारे, पंजाबी में कहते हैं, लूबंडे खड़े हो रहे हैं जी। इसका कारण क्या हो सकता है? ये एनर्जी सिस्टम, जब आप किसी इतनी बड़ी शक्ति की बात कर रहे हो, वो गूज़बम्प आपके अकेले नहीं है। देखिए मैं आपको ऑन कैमरा दिखा सकता हूँ, अभी मेरे भी बिल्कुल तो ये कोई, आप इतनी भी शक्ति की बात, मेरे साथ तो ये बहुत नेचुरल है क्योंकि जब भी मैंने अपनी साधनाएं की, अपनी शक्तियों की बात की, तो उनकी प्रेजेंस मुझे मेरे आसपास महसूस होती है और वही मेरी जीवन की ताकत है। तो ये गूज़बम्प्स मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आम आदमी, आज आपने इसे महसूस किया, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। मैंने जहां भी पॉडकास्ट किया है, हर पॉडकास्ट वाले व्यक्ति से मुझे ये बात सुनने को मिली है कि सर आपके साथ बैठे हैं, एक अजीब सा हो रहा है, एक अजीब सी पॉजिटिविटी और एक अजीब सी एनर्जी हम महसूस कर रहे हैं। तो ये एनर्जी सिस्टम आएगा
अगर हमने सचमुच सिद्धियां की, मैं 25 साल की बात करूं, तो वो मेरी वाणी में, मेरी बातों में वो 25 साल नजर आने चाहिए। सही। अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक बात। तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा एनर्जी सिस्टम है। काली की आप बात करो तो जब इसके शक्तिपीठ गिरे, जैसे माँ कामाख्या है, जी। तो माँ कामाख्या आज तंत्र विद्या में सबसे बड़े तंत्र में से एक है। उनकी योनि। उनका योनि पाठ वहां गिरा, लेकिन आपको पता है कि माँ कामाख्या एक देवी के स्वरूप में भी वहां पूजी जाती है। जी बिल्कुल। और उनकी अपनी एक मतलब आइडेंटिटी है, पूरा शरीर है, स्वरूप है। ऐसी भी मान्यता है कि वो वहां पर आती हैं जब, जिस समय मंदिर बंद होता है, आपको पता है वहां पर जब बिस्तर वो लगा है। हाँ, जब उनके वो कहते हैं भाई मासिक धर्म का समय आता जी। है, तब वो मंदिर कुछ 3-4 दिन के लिए बंद रहता है। हाँ। और उस समय वो मंदिर अंदर से पूरा लाल पड़ लाल हो जाता है, जाता है। और वहां पर आकर वो नृत्य करती है, हम्म। और नृत्य करते हैं पूर्ण नग्न अवस्था में। इससे जुड़ी हुई वहां के राजा की कई कहानियां भी हैं, पर कहानियां किंवदंती ये सब हो सकती है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। मैं आप ही की बात को बड़ी करता हूँ कि ये माता काली के ही स्वरूप है, जो उसने कलयुग में समय समय पे अपने ही अंगों से एक नया रूप लिया, विकसित किया। और उस रूप के रूप में वो यहाँ पर पूजी गई है। पूजी गई। तो ये माँ छिन्नमस्तिका का मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ, क्योंकि एक चीज बड़ी समस्या है कि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है, बिल्कुल। और जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं ना, तो पूरे घर को बर्बाद कर देता है। बिल्कुल सही। तो एक फैमिली में क्या हुआ, एक फैमिली के मतलब हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे उनके, एक बेटा एक बेटी था, और एक दादी थी उनके यहाँ। तो उनके अपने ही किसी रिलेटिव ने किसी तांत्रिक के माध्यम से उनके ऊपर माँ छिन्नमस्तिका का प्रयोग किया। हुआ क्या, मतलब ऐसी, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे इतनी बड़ी बात यहाँ बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, आप देख लेना, आपको कट करना है नहीं नहीं, आप बताइए। आपके ऊपर अगर है। आप कंफर्टेबल है फिर नहीं, मैं बोलिए। कंफर्टेबल हूँ। बस ठीक है। मैं, हमारा उद्देश्य लोगों को जानकारी देना सही है। सही। उन्होंने माँ छिन्नमस्तिका का जब वो करा इस्तेमाल, तो उन घर की, उस घर के अंदर ना हर समय वो घर के सब सदस्यों को दिखने लगे, ओके। और लिटरली कटे हुए सर के रूप में दिखते हम्म। थे, लिटरली कटे हुए सर के रूप में। और जब वो रात को सोते थे ना, तो जो उनका शीशा था, उनके बेड के सामने ना शीशा था, ऐसा कहते हैं वास्तु में कि बेड के सामने शीशा नहीं नहीं होना होना चाहिए, चाहिए। और उनके बाई चांस था, तो उनको शीशे में ऐसे मतलब बिल्कुल साफ स्वरूप के रूप में दिखाई देती थी। और लिटरली उस घर में मतलब ये हाल हो गया कि वो उस घर के जो लोग थे, वो धीरे 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 सब बिस्तर पे आ गए, और हर समय उनके घर का एक सदस्य बिस्तर पे आने लगा। उनके घर में एक अजीब सा माहौल तय हो गया। मतलब उनके फादर गवर्नमेंट में एक अच्छे पोस्ट पे थे, अच्छे ऑफिसर थे, वो अपने घर में रहने लगे। और एक मोमेंट ऐसा आया कि उन घर के सदस्यों ने अपने अंदर ना अपने आप को उस घर में बंद कर लिया। कुछ 3-4 दिन वो बंद रहे, और अंदर आपस में उनका उनका ये हाल होता था कि एक दूसरे को मार दे। और एक मोमेंट ऐसी आई कि उन्होंने कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। ओके। कच्चा मांस लिटरली, मतलब रात को उठते थे वो सारे लोग, और वो कच्चा मांस खाते थे, और फिर रात को जब सोते थे, सुबह उठते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था उन्होंने ये किया। और इतना मतलब भयानक परिस्थिति उनके घर के अंदर हो गई थी कि उनको बस ये लगता था कि बस अब हमें, मतलब वो गिव अप कर दिया था, गिव अप। और लिटरली उन्होंने ये प्लान कर लिया था कि अब हम सब सुसाइड करेंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तो उनके एक रिलेटिव के माध्यम से मैं उनके पास गया, और मतलब उन्होंने दरवाजा नहीं, मतलब वो खोल रहे थे, तो बहुत मुश्किल से जो रिलेटिव साथ था उसने कुछ बहाना बनाया, तो कुछ बात करके दरवाजा खोला, और जब मैं अंदर गया तो मुझे देख के वो सब लोग एक कमरे में बंद हो गए लिटरली। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गूज बम्स इस टाइम, इतनी खतरनाक परिस्थिति थी उस घर के अंदर कि वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे आप इतने सुंदर घर में से किसी कबाड़ खाने का। वो 3-4 दिन से वो लोग नहाए नहीं थे, पूरी तरह वो गंदगी थी, स्मेल बदबू उनके अंदर जा रही थी, मतलब सड़ा हुआ खाना पड़ा है, सब कुछ गंदगी के रूप में पड़ा हुआ था लिटरली। और जब वहां पर मतलब ये पोजीशन थी, तब मुझे लिटरली, मुझे एक मोमेंट पे वो मेरे लिए भी एक डर का माहौल बन गया था, क्योंकि आप किसी एंटिटी से लड़ सकते हो, किसी दैवीय शक्ति से आसानी से नहीं लड़ सकते। तो ये बात मैं आपके कैमरे के माध्यम से श्रोताओं को बता देता हूँ कि मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ कि हमने उससे लड़ाई करी, उससे लड़ाई करी। अगर आप किसी दैवीय शक्ति के सामने हैं और आप सचमुच
जीव मात्र की मदद करना चाहते हैं तो समर्पण ही समाधान है। हाँ, सही बात है। तो वो भी इतनी बड़ी शक्ति है। हमने अपनी उस दैवीय शक्ति को, उस छिन्नमस्तिका को हाथ जोड़ के समर्पण किया। सबसे पहले उसे प्रणाम किया और अलग अलग मंत्रों के माध्यम से, इसमें मैंने कामाख्या माँ को सिद्ध किया हुआ है, तो माँ कामाख्या के प्रणाम मंत्र होता है सबसे पहला मंत्र। उस प्रणाम मंत्र से हमने उनको मनाया माँ कामाख्या के माध्यम से। जब वो मानी तब अचानक से उन लोगों ने फिर अपना दरवाजा खोला। मैंने कोई आवाज नहीं दी, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। मैंने उनके साथ जो लोग गए थे, मैंने कहा आप रुक जाओ, आप कोई इनको आवाज मत देना। फिर मैंने प्रणाम किया, प्रणाम करके उनका उन्हीं के इम्पैक्ट से फिर उन्होंने दरवाजा खोला। और लिटरली वो लोग, आप बिलीव करो सुनील जी, 1 घंटे तक सिर्फ रोते थे। वो इतना रोए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो इतनी हाईली एजुकेटेड फैमिली है ना कि सब तो पोस्ट ग्रेजुएट है और उनको समझ ही नहीं आ रहा 3-4 दिन से उनके साथ क्या हो रहा है। फिर हमने माँ छिन्नमस्तिका को प्रणाम करके मंत्रों की शक्ति से उसे मनाया, मनाकर उसको वहां से जाने के लिए कहा। उसका जो भोग बनता था उसको उस घर से हटाकर, मेरी आदत रही है, पता नहीं क्यों मुझे ऋषिकेश से बहुत प्यार है और मुझे लगता है वहां मेरा एनर्जी सिस्टम डबल है, तो उनको वहां पे प्रोवाइड तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन वहां ले जाकर भोग देना मेरे लिए आसान था, क्योंकि आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना उस जगह से। सही। अगर आप मैं उनके घर के बाहर खड़ा होकर उन्हें भोग दे दूं तो मुमकिन है वो दोबारा वहां चली जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो डिस्टेंस मेंटेन किया, शहर बदल दिया, एनर्जी सिस्टम बदल दिया, गंगा के किनारे बैठ गए, अपनी एनर्जी डबल कर दी, अपनी ताकत डबल कर दी, वहां उनको भोग चढ़ाया और उससे प्रार्थना की मंत्रों के माध्यम से कि आप जाइए, बिल्कुल। और वो चली गई। तो समर्पण ही समाधान है देवी शक्ति के सामने। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आपने की कि इन शक्तियों से अकड़ने का जिसे कहते हैं कोई फायदा नहीं होता। पहली बात तो ये है कि अपने घर में आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन रखें कि कोई इस तरीके की परिस्थिति ना आए। जी। सुबह शाम पूजा पाठ हो तो ये वैसे ही, मतलब बाहरों मुझे कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं बारों बारी कम हो जाता है। हाँ, कोई जरूरत नहीं पैंदी। बिल्कुल ठीक तो बात। फिर भी अगर आज के ज़माने में लोग बाकी कामों पर काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन जब धर्म कर्म की बात आती है तो थोड़ा सा हो जाता है। और धर्म कर्म मैं हमेशा कहता हूँ, नॉट इन द सेंस कि हम बैठकर पाठ पूजा कर रहे हैं। आप भलाई का काम कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, वही धर्म कर्म है। देखो, स्वार्थ ने इंसान को परमार्थ से दूर कर दिया। हाँ, वही ना। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, ये मेरी सोच है, मैंने हमेशा अपनी नियत पे काम किया, इसलिए नियति अच्छी है। नियत से नियति है। बिल्कुल। दूसरी बात, स्वार्थ ने इंसान को अंधा कर दिया। आप बिलीव करो सुनील जी, मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस कब आए? कोरोना के अंदर बाढ़ लग गई केसेस की। लोगों को उस टाइम अपनी परेशानियां और अपने लॉसेस को रिकवर करने का शॉर्टकट का माध्यम यही दिखा। हाँ, एक केस ऐसे, एक मतलब एक बात है, 1 मिनट की बात है, कोई बात नहीं। कोई एक दो मतलब हस्बैंड वाइफ थे और वो अब्रॉड रहते थे, उनका यहाँ घर है, उनके पेरेंट्स की कोरोना में डेथ हुई। उन्होंने 1 साल तक उनकी अस्थियों को रखा। मैंने उनसे कहा कि आप इन्हें प्रोवाइड करो, इन्हें मुक्ति करो, ये इनकी इच्छा नहीं है। तो बोले जी हमारे पास समय नहीं है, हम आ नहीं सकते, और अभी जब तक ये माहौल ठीक नहीं होगा हम इंडिया आएंगे, परे रंगवस्ती हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका जवाब था। मुझे लगा कि इंसान जब इस लेवल पर गिर जाता है, और उन्हीं से उन्होंने ही मुझसे अपने फायदे के लिए पूजा का उपाय पूछा। मैंने कहा ये उपाय यहाँ के करना पड़ेगा, वो तुरंत आ गए। बस वही है ना, अपनी चीज आई। माँ बाप की अस्थियां प्रोवाइड करने के लिए वो यहाँ आने को तैयार नहीं थे। अपनी लाइफ में एक मुसीबत पड़ी, मैंने उसके उपाय के लिए कहा यहाँ आना पड़ेगा, वो अब्रॉड से यहाँ आ गए। तो मेरे को लगता है कि इंसान स्वार्थ में परमार्थ से दूर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात ऐसी होती है, मैं इस चीज को ना मतलब समझ सकता हूँ कि ये ना हर्डल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इंसान के मन में कोई ऐसी बात आई है तो वो समझे मैं अच्छा नहीं हूँ। बुरा तब है कि उसके मन में बात आई है और उसको उसने एप्लीकेबल कर लिया। लेट्स से कि उनके मन में बात आई है कि यार मैं जाऊंगा, खर्चा होगा, तो मैं वहां पर वैसे ही अपना टाइम वेस्ट करूंगा। ये उसके मन में बात आ गई, उसने एप्लीकेबल भी कर ली उस पर। अच्छा तब होता कि ये उसके मन में बात आई है, लेकिन इसको उसने बिल्कुल उल्ट किया। देखो, ये एक सच्चाई है। आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको और बड़ा कर देता हूँ कि विचारों का मंथन आपको सदगति की ओर ले जाता है। सही। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मुंह से निकले हुए शब्द बाण है, बुद्धि धनुष और विवेक उसका नियंत्रण।
मैं ना अभी वैसे पिछले अपने एक दो पॉडकास्ट में ना बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मेरे व्यूअर कहेंगे कि भाई तू पीछे पड़ गया, मुझे पीछे पड़ के फायदा कोई नहीं। लेकिन अभी आपने वो बान वाली बात की ना, तो जो अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है, अपने बहुत बड़े पॉडकास्टर अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हैं मुझे भी हाँ। वो तो बात याद आ गई। देखो, मैं उस बात को और बढ़ा देता हूँ कि बुद्धि बाण है, हाँ और बुद्धि क्या कहते हैं, धनुष है, हाँ, शब्द बाण है, बान है, और विवेक नियंत्रण है। बिल्कुल। जब क्रोध आता है सबसे पहले विवेक को खाते हैं, हाँ, नहीं वो भी और मैंने विवेक और बुद्धि भटकनी शुरू मैंने करते हैं वो और शब्द इधर उधर जाते हैं। मैंने वो रश्मि रथी का भी उदाहरण दिया था मैंने पिछले पॉडकास्ट में, कि वो उसमें कहा ना कि जब विनाश मनुष्य पर आता है, विवेक पहले मर जाता है। तो गुंजन जी, अब हम इस सफर को जारी रखें, इससे पहले तो एक छोटा सा, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप मेरी जो, जैसा कि आप, मैं चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को लोग लॉजिकली लें, और ऐसे मतलब चीज़ों से दूर रहे जहाँ पर उनको कोई शॉर्टकट में कहे कि बस ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। तो मैंने आपको कहा था कि मैं, आप मुझे मेरी कुंडली देकर हम्म, 5 चीज़ें कहेंगे, ठीक और है। मैं उनमें से कोई हाँ ना नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बताऊँगा कि वो 5 में से कितनी चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। और पाँचों ठीक है नहीं है, बस उसका मैं कहूँगा। और मैं पर्सनली ये ज़रूर यकीन करता हूँ कि नथिंग इज़ 100% परफेक्ट, है हम्म, ना? कोई भी इस विद्या का, खास तौर पे इस विद्या का, कोई भी अपने आप को 100% माहिर तो कह नहीं सकता। हम्म, हम किसी एक पंडित के पास जाएँ, उसके थोड़ी सी अलग थॉट्स होते हैं दूसरे के, तीसरे के पास, तो एक कोलैबोरेशन में हम देखते हैं कि हाँ, सब कुछ कॉमनैलिटी में ठीक है। तो मैं भी अपनी जो कुंडली है आपको दिखाता हूँ। जी। तो आप जस्ट 5 चीज़ें जो हैं वो आप, जो आपको ठीक लगे कि आपको कहनी चाहिए, है ना? उसके बारे में आप मुझे बताएँगे, और मैं फिर उसको कहूँगा कि हाँ, कुछ क्या चीज़ें हैं मतलब जो ठीक है या नहीं है, बस उसके हिसाब से मैं भी आंसर दूँगा। तो ये आप मेरी कुंडली है, और उसके हिसाब से देखिए, और ये आई थिंक संपूर्ण है, आपको हाँ, इज़ीनेस होगी। कुंडली देखने से पहले मैं एक बात, जो लोग मुझसे मिलने आते हैं मैं उनको भी बोलता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से भी बता देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, हुँ, whatever science is there, it is made to help us to change our karma, यस, not at all destiny. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैं ठीक। फूक मारूं आग लगे, ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होता है या साइंस लैब में, बिल्कुल, असल जिंदगी में नहीं होता। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजी मैक्सिमम आपके जीवन के बारे में 10 से 20% बता सकती है। जी, पोमिस्ट्री 2%, पोमिस्ट्री 5%, और न्यूमरोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज 2% तक जी, सीमित है। अगर 20-25% भी अगर एस्ट्रोलॉजी बता रही है तो मुझे लगता है वो मोर देन इनफ है, बिल्कुल ठीक। और वो आपके कर्मों के मार्गदर्शन के लिए, वो आपके कर्म बता रही है। भाग्य तो कर्मों पे चल के मिलेगा। जी, बिल्कुल ठीक। आपके वृश्चिक लगन है जी, जी, और कुंभ राशि है, जी। ठीक है ना? पंडित जी कहते हैं कि वृश्चिक लग्न को बोले कि किसी से बनती नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब जो है ना, बहुत ज्यादा, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मिथ भी बहुत है। कहते हैं बागी होते हैं लोग ऐसे। वृश्चिक लगन वाले तार्किक होते हैं, हुँ, रिबेलियन एटीट्यूड होता है। हाँ, वही बागी। हाँ, नहीं, बागी में रिबेलियन एटीट्यूड मैं बता रहा हूँ उनका क्या होता है। उनको लगता है कि जैसे को तैसे वाले सिचुएशन में वो जीना चाहते हैं। हुँ, मतलब वो लगता है कि जिसने जैसा जिसके साथ एटीट्यूड है वैसा मैं उसके साथ करूँगा, हुँ, मैं वैसा जीवन जीना चाहता हूँ। हुँ, महादशा आपकी शनि की चल रही है, जी, और अंतरदशा आपकी चल रही है कि राहु। अभी जो, नहीं, अंतरदशा आपकी चल रही है शनि के साथ शुक्र की, हाँ, शुक्र, सॉरी, शुक्र। ठीक है ना? अब 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ, वो आप मुझे बताइएगा सही हाँ, गलत आप क्या। 5 चीज़ें करिए, सारा हाँ, जो भी चीजें मैं हाँ, आपको बता रहा हूँ। अब उस पे हम ये। सबसे पहले तो आपकी कुंडली में आंशिक रूप से काल सर्प योग बनता है, जो 180 डिग्री पे होता है। केवल मंगल और चंद्रमा बाहर है, हुँ, ठीक है? जनरली इस, ये बहुत इम्पैक्टफुल नहीं होता, हुँ, पर क्योंकि ये अपनी डिग्री पे बन रहा है तो इसे काल सर्प योग मानते हैं। हुँ, दूसरी चीज मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि ये जो राहु और शनि आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं, ये फादर साइड रिलेटिव से कई बार हमारा डिस्प्यूट डेवलप कराते हैं, हुँ, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से हुँ, रिलेटेड हो। और उसमें एक चीज होती है कि फादर को अपनी रिलेटिव से हुँ, वो रिगार्ड और वो रिवार्ड नहीं मिलता जो उन्होंने उनके लिए पूरा जीवन भर हुँ, किया है। हुँ, तो एक चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज, आपकी कुंडली ये भी बताती है कि आपकी लाइफ में एक मेजर सीरियस रिलेशनशिप ब्रेकअप की संभावना, हुँ, जो आई बिलीव शादी से पहले हो चुका होगा, हुँ, ठीक है? तीसरी चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका, क्योंकि ये पोजीशन ऐसी बन रही है कि स्ट्रगल काफी रहा है,
करियर को लेके गुरु केतु धर्म स्थान में बैठे, ठीक है। और जो कुंडली में बुध आदित्य योग होने के बावजूद भी एक स्ट्रगल ऐसा रहा है, जैसा मैं अभी आपको बता दूं ना सांप सीढ़ी, तो थोड़ा सांप सीढ़ी आपने भी फेस किया है और काफी सारी चीजें करने के बाद आप लाइफ में एक कंक्लूजन पे आकर बैठे हो, क्योंकि आपने मल्टीपल चीजें की हैं और आपकी पार्टनरशिप भी जरूर एक टाइम पे कभी किसी काम को लेकर फेल हो सकती थी या हुई होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये एक चीज और दर्शाता है कि ये एक टाइम पे आपको काफी इसने ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन दिया था और बहुत समय लगा था आप उससे निकलने में, और आज भी आपकी एंजाइटी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तो कभी कभी जब ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है तो आपको एंजाइटी होती है, और इसके साथ साथ जो पार्ट एंड पार्सल, पांचवी छठी चीजें शायद पार्ट एंड पार्सल हेल्थ इशू आपको रहेंगे, वो स्पेसिफिकली बिलो चेस्ट एंड अबव थाई, लोअर एब्डोमिनल बॉडी के पार्ट्स में पार्ट एंड पार्सल पे कुछ भी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। और वाटर रिटेंशन भी आपको हो सकती है, उससे बचना है। वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन जैसे कि अगर कम पानी पिएंगे तो पानी से होने वाली समस्याएं भी आपको तंग कर सकती हैं। तो मैंने 5-6 चीजें बताई, अब आप मुझे 95% एक्यूरेट। अरे सर मैं तो 25% के लिए काम करता हूँ। नहीं 95% एक्यूरेट है। जो चीज नहीं थी वो मैं आपको फिर ऑफ द कैमरा कहूंगा कि जो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है पंडित जी, जैसा मैंने कहा कि दैट वाज 95% एक्यूरेट, और जो 5% है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो बड़ी हल्की सी बात थी, हो सकता है किसी ने उसको गौर ना किया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं, जैसे मेरी होती है कि भाई मैं पहले खुद जस्टिफाई इस चीज़ को कर पाऊँ कि मैं हूँ कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं। तो इसीलिए फिर जब मेहरा साहब का हम जो डिटेल्स हैं वो साथ के साथ प्रोवाइड कर दी जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो भाई जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मैं अब देखिए गारंटी वाली बात तो नहीं, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो उसके हिसाब से आप अपनी सूझबूझ से अगर आपको कुछ समस्या है तो उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि अभी बात चल रही थी कि जो आपके कर्म है वही आपका ज्योतिष बताएगा। तो जब भी आप सोचें कि कुछ बुरा हो रहा है तो एक बार कर्मों पर ध्यान दें, साथ के साथ ही ज्योतिष का मिश्रण करें और दोनों को मिलकर ठीक बनाएं। यही ज्योतिष भी कहता है और यही परमात्मा की बात है। मेरा मानना यही है कि मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मेरा एक ट्रेडमार्क डायलॉग है जो मैंने खुद बनाया है, रिलीजन इज अ सपोर्ट टू लाइफ, यस, सोल्यूशन एग्जिस्ट इन कर्मा। यस, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो रिजल्ट जल्दी आता है। और कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज ओपियम टू पुअर, वो भी ठीक था। नहीं देखो, पता है क्या, हमारे को ना धर्म की परिभाषा ही उल्टी पढ़ाई जा रही है। सही, हमें धर्म समाधान के रूप में परोसा जा रहा है, इंसान कर्महीन होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर आपको कर्म के रूप में धर्म दिया जाए, हाँ, यही बताया गया है। मैंने एक भजन लिखा था, उस भजन की लाइन थी कि कर्म ही नैया कर्म खिवैया, मतलब उसका था तेरा जीवन कर्म का सागर। सागर कितना बड़ा होता है, बिल्कुल, कोई अंत नहीं है। बिल्कुल, तो कोई अंत नहीं है आपके कर्मों का, जितना कर सकते हो करो। सही बात है, और काहे ढूंढे फल की गागर, गागर कितनी बड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप इतनी सी गागर के पीछे पूरा कर्म का सागर छोड़ रहे हो। तेरा जीवन कर्म का सागर, काहे ढूंढे फल की गागर, कर्म ही नैया कर्म खिवैया, फल चिंता बेकार है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है गुंजन जी। अब हमने काफ़ी डिस्कशन की, हमने एंटिटीज़ के बारे में भी डिस्कशन की। पहले हम जो हमारे व्यूअर चाहते थे वो भी हमने परोस के दिया कि एक ऐसा किस्सा जिसको सुन के आपने या जिसको देखा आपने अपनी आंखों से देखा है। आमतौर पे क्या होता है कि हॉरर के जॉनर में लोग चाहते हैं ओरिजिनलिटी, कि भाई पहले कभी सुना ना हो। तो आपके साथ जो हुआ है, जो आपने देखा है, प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो तो कहीं कहीं और हो नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि हम अब जो इस पॉडकास्ट के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका जो क्लाइमैक्स है उसका भी जो किस्से के साथ ही हम किसी क्लाइमैक्स करें। तो क्या कोई ऐसा भयानक, क्या कोई ऐसा भयावह किस्सा है जो आप बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? बहुत भयानक किस्सा है, बहुत ज्यादा भयानक है। एक ऐसा किस्सा जिसकी कल्पना भी आप में से किसी ने नहीं की होगी जीवन में, और कोई जीना तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ उस सिचुएशन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हुआ क्या सुनील जी, एक बार एक मतलब मेरे एक फॉलोअर है, और मैं उनसे लास्ट ईयर के बिगिनिंग में शायद मिला था। तब तक काफी कुछ घट चुका था। घटा क्या था कि उनके
वो उनके फादर को किसी बिजनेस राइवलरी की वजह से नशे में, मतलब ड्रिंक के अंदर एक कुंवारी लड़की की मृत्यु की राख घोलकर पिला दी गई। सुना हुआ मैंने इसके बारे में, इस तंत्र के बारे हाँ, तो जब ये राख पिलाई गई तो कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि वो पार्टनर ना उनको डिच करना चाहता था। में। वो पार्टनरशिप बहुत मेहनत की पार्टनरशिप थी, और जिस व्यक्ति को पिलाई गई उसका पूरा बिजनेस सेटअप उसी ने लगाया सब कुछ, और वो बंदा काइंड ऑफ इन्वेस्टर था बस। एक मोमेंट पे आके उसने उनको ये कह दिया, भाई उन्होंने जब पूछा भाई अब मेरा क्या शेयर बनता है, तो उसने कहा भाई शेयर वेयर कुछ नहीं, आप मेरे एम्प्लॉय हो। तो वो बहुत सेटबैक था। अच्छा, ये सब चल रहा था, उसी बीच में उसने घर पे उनको पर्पसली बुलाया एक पार्टी में, हस्बैंड वाइफ को, और हस्बैंड को ड्रिंक के लिए मतलब बहुत फोर्स किया। उसने कहा भाई मुझे नहीं पीनी, बट फोर्स किया, ड्रिंक की। और कुछ दिन बाद जब वो आए वहां से, कुछ दिन बाद अचानक से ना उन्हें खांसी शुरू हुई बॉडी के अंदर, और खांसते 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 उनको दिक्कत ज्यादा पड़ी। अब जब उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर उनको गले का कैंसर डिटेक्ट हो गया। ओके। दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट। पूरी फैमिली को लग रहा था कि हम लोग तो बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल लोग हैं, मतलब राधा स्वामी, खाना भी बहुत सात्विक भोजन खाना, और कोई वो नहीं, बहुत मतलब सरप्राइजिंग था। तो उनको लगा यार ये तो बहुत क्या हो गया। चलो, लेकिन कैंसर एक बीमारी है, सामने आई, काफी टाइम तक वो उसका ट्रीटमेंट करते रहे, बट कैंसर की एक लिमिट ऐसी होती है, जब उसको ले जाना है तो वो ले जाता है। सही। मार्च के आसपास डिटेक्ट हुआ, और अक्टूबर में उन्होंने प्राण त्याग दिए। ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, वो बच्चे 10 दिन बाद उनकी डेथ की सारी क्रिया करने हरिद्वार में, हरिद्वार से वापस आए। वो केवल बेटियां बेटियां थी, 3 बेटियां थी, बेटा नहीं था उनका कोई। वापस आए, और आते उन्होंने देखा उनकी घर पहुंचे, उन्होंने देखा मदर की पैरों पे स्वेलिंग है। तो स्वेलिंग हो जाती है, सफर में गए हैं तो मतलब शायद सफर में चल के आए हैं, मतलब बैठ के आए हैं गाड़ी में, लंबा सफर किया, स्वेलिंग हो गई। 1-2 दिन उन्होंने वो पानी में पैर डाल के बिठा दिया, थोड़े दिन बिठा दिए। फिर उनको लगा उनका ना पेट बढ़ रहा है मदर का। अब उनको ना अपने घर में बहुत अजीबोगरीब चीजें महसूस होनी शुरू होनी, बट शायद क्योंकि वो ऐसे टेंशन में थे, और भाई इतनी बड़ी डेथ हुई है घर में बच्चे, तो शायद उसे वो एक्नॉलेज नहीं कर पाते। उनको लग रहा था बस, क्योंकि वो बहुत दुखी है इसलिए सब कुछ हो रहा है। मदर का पेट इतना बढ़ गया, डॉक्टर के पास ले गए। तो जो उनकी फैमिली डॉक्टर है उसने कहा भाई मेरे को तुम टाइम दो, चेकअप मैंने कर लिया, मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक, कोई दिक्कत। अब मदर दिन रात पूजा करने वाली लेडी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कुछ नहीं करा। और फादर को अभी अभी करके आए हैं, 10 दिन भी नहीं हुए। 2-3 दिन बाद रात को 1 बजे डॉक्टर का फोन आता है। वो उनके फैमिली डॉक्टर थे, तो उनके टर्म्स थे कि वो ऑड टाइमिंग में बात कर लेते थे। रात को 1:30 बजे उन्होंने उस लड़की को फोन किया जो घर में बीच की थी, बड़ी से छोटी। बड़ी मैरिड थी, बीच की थी और छोटी थी। 2 बहनें घर में रहती थी, एक शादीशुदा अपने घर पे। बीच वाली को रात के 1:30-2 बजे उसने फोन किया, और फोन करके बोला कि आपकी मदर को मुझे लगता है कैंसर है। ओके। आउट ऑफ नोवेयर। और ये पूरी बॉडी में ऑलरेडी फैल चुका है। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि आप इनका पैट स्कैन करा लो। तो पैट स्कैन करा लो, तो उन बच्चों को ना ये समझ ही नहीं आया कि आउट ऑफ नोवेयर कैसे पॉसिबल है। 10 दिन पहले फादर को जिस जिस बीमारी से अभी उन्होंने खोया है, वो बीमारी अचानक से उनकी मदर में आ गई और पूरी बॉडी में फैल चुका है, उन्हें आज तक पता ही नहीं चला। एक झटके में तो कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। मतलब घबराहट का वो माहौल था कि आप, मैं बता रहा हूँ ना कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि 10 दिन बाद मदर को कैंसर। और वो लोग इतने डर गए, उन्होंने कहा पेट स्कैन कराएं ना कराएं ना कराएं, बट अल्टीमेटली उन्होंने पेट स्कैन कराया, और पेट स्कैन में ये बताया कि उनकी पूरी बॉडी में कैंसर फैल चुका है, और अब उनकी मदर के पास मात्र 3 महीने जीवित है। तो जब ये पता लगा कि पूरी बॉडी में कैंसर है और अब उनके पास जीने के लिए मात्र 3 महीने बचे, इसके बाद जो उनके साथ घटा, मतलब कल्पना से भी विचित्र था।